नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए इस कहानी में मैंने कुछ नाम चेंज किए हैं। आई होप आप समझते हो इस स्टोरी की सेंसिटिविटी को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की स्टोरी। 21 अप्रैल 2026 की रात राजस्थान के अलवर में एक शादी का फंक्शन चल रहा था। हर तरफ म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में मौजूद एक 19 साल का लड़का अगले कुछ घंटों में दो ऐसे अपराध करने वाला था जिसकी वजह से दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। और सबसे हैरानी की बात, इन वारदातों के बीच मुश्किल से 8 घंटों का फर्क था। पहले उसने अपने ही दोस्त का भरोसा तोड़ा और फिर कुछ घंटों बाद करीब 160 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचकर एक ऐसा अपराध किया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर कौन था ये लड़का और उसने ऐसा क्यों किया, और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का कुछ ही घंटों में इतना खतरनाक बन गया। आज हम जानेंगे राहुल मीना के बारे में, शुरू से आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड ट्रू स्टोरीज बाय अंकित। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ट्रू स्टोरीज, और आज एक और ट्रू स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी शुरू होती है 21 अप्रैल 2026 की रात से। अलवर में चल रही एक शादी में राहुल मीना अपने दोस्त रवि के साथ आया हुआ था। दोनों साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे और शादी में बाकी मेहमानों के साथ शादी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद अचानक राहुल रवि के पास आया और बोला कि उसे कुछ ज़रूरी पर्सनल काम है, तो मुझे जाना है। और राहुल ने करीब 10 बजे शादी से निकल गया। रवि को कुछ इसमें अजीब नहीं लगा, उसे लगा कुछ ज़रूरी काम होगा, तो चला गया और रवि शादी एंजॉय करने लगा बाकी लोगों के साथ। लेकिन राहुल शादी से निकलकर जिस जगह गया, उसने दोस्ती जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया। फिर जब देर रात शादी खत्म हुई और रवि अपने घर पहुंचा, तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर का सामान बिखरा हुआ था, रूम की हालत खराब थी और उसकी पत्नी ज़मीन पर घायल पड़ी थी। वो डरी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभाला, तब उसने जो नाम लिया, उसे सुनकर रवि को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने रवि के दोस्त राहुल मीना का नाम लिया। वही राहुल जो कुछ घंटों पहले तक उसके साथ शादी में था। दरअसल शादी से निकलने के बाद राहुल सीधे रवि के घर गया। उसे पता था कि उस टाइम उसकी बीवी घर पर अकेली होगी। उसने गेट नॉक किया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस गया। इसके बाद उसने उसका रेप किया, उसे जगह जगह काटा और जाते जाते उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसके पति और बच्चों को मार देगा। लेकिन राहुल को शायद अंदाज़ा नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और जल्द ही रवि ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। लेकिन तब तक राहुल अलवर छोड़ चुका था। लेकिन वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो अगले कुछ घंटों में एक और परिवार की दुनिया बदलने वाला था। करीब 160 किलोमीटर दूर दिल्ली में 22 साल की शिखा अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। शिखा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। वो डीपीएस आरके पुरम की टॉपर थी और आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट थी। और अब वो अपने पहले यूपीएससी अटेम्प्ट की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि वो सिविल सर्विसेज में जाए। शिखा का पढ़ाई में पूरा फोकस रहे, इसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसे घर की छत पर एक अलग से स्टडी रूम बना के दिया, ताकि उसे वहाँ कोई डिस्टर्ब ना कर सके। 22 अप्रैल की सुबह भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। शिखा अपने स्टडी रूम में पढ़ रही थी। वहीं उसके मम्मी पापा रोज़ की तरह सुबह करीब 6 बजे एक्सरसाइज के लिए निकल चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। करीब 8:30 बजे जब दोनों घर वापस आए, तो सबसे पहले उनकी नज़र मेन डोर पर गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने शिखा को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पहले उन्हें लगा कि शायद वो पढ़ाई में बिजी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ते गए, उनकी बेचैनी भी बढ़ती गई। कुछ ही सेकंड बाद वो जिस रूम में पहुंचे, वहाँ उनकी बेटी थी और फिर उनकी दुनिया वहीं रुक गई। कमरे में खून फैला हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था और उनकी बेटी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। उसके कपड़े फटे हुए थे
और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस वक्त उन लोगों पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जो बताया, उसने उनकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। बहुत देर हो चुकी थी, शिखा अब इस दुनिया में नहीं थी। सुबह 8:45 पर पुलिस को बताया गया, और क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था और शिखा के पापा खुद आईआरएस ऑफिसर थे, तो दिल्ली पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आ गई। क्राइम सीन को सील किया गया, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और घर के हर हिस्से की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली। शिखा की बॉडी नीचे रूम में मिली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खून उसके स्टडी रूम में था, जो छत पर था। यानी पहली नज़र में ही पता चल रहा था कि हमला ऊपर हुआ था और बाद में बॉडी को नीचे लाया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया, और किसने किया, और क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल, उस सुबह शिखा के घर में कौन था? और उस सवाल का जवाब छुपा हुआ था सीसीटीवी फुटेज में, जो जल्द ही पुलिस को एक ऐसे चेहरे तक पहुंचाने वाली थी जिस पर शुरुआत में किसी को शक भी नहीं हुआ था। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में एक बात साफ थी कि हमला ऊपर हुआ था, स्टडी रूम में। टेबल, फर्श, आसपास की कई चीज़ों पर खून के निशान थे। वहीं नीचे फ्लोर तक कुछ ऐसे निशान भी दिखाई दिए जिससे लग रहा था कि ऊपर से कोई चीज़ को नीचे घसीट कर लाया गया था। तब तक पोस्टमार्टम भी हो चुका था। रिपोर्ट में कई बातें सामने आई, जिन्होंने साफ कर दिया कि शिखा ने आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसके हाथ, पैरों पर और बाहों पर कई चोट के निशान थे। चेहरे पर भी डीप वुंड थे। गर्दन पर मिले निशानों से ये साफ था कि मौत गला दबाने से हुई थी। लेकिन अभी तक कातिल का कोई पता नहीं था। ना कोई गवाह, ना कोई फिंगरप्रिंट, जिससे पता चल सके कि कातिल कौन था। ऐसे में पुलिस की नज़र गई घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास पर, और यहीं से केस में पहला बड़ा ब्रेक मिला। घर के बाहर लगे एक कैमरा में सुबह 7:22 पर एक लड़का दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक ब्लैक बैग था। वो फ़ोन पर बात करता हुआ आराम से घर से निकल रहा था। पहली नज़र में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन सवाल ये था, ये घर में रहता नहीं था, तो फिर ये घर के अंदर क्या कर रहा था? पुलिस ने उसी कैमरा की पुरानी फुटेज देखना स्टार्ट की, और पुलिस को कुछ मिला। करीब 1 घंटे पीछे जाने पर उन्हें सुबह 6:36 की रिकॉर्डिंग मिली। इस बार वही लड़का घर के आसपास घूमता दिखाई दिया, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। दोनों फुटेज में उसके कपड़े अलग थे। एक फुटेज में उसके कपड़े अलग थे और दूसरी फुटेज में कपड़े अलग थे। पुलिस भी कंफ्यूज थी, क्या ये दो अलग लोग हैं या एक ही आदमी था? कुछ देर बाद पुलिस को आसपास के दो और कैमरा की फुटेज मिली, और यहीं से पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हुआ। एक कैमरा में लड़के का क्लोज शॉट रिकॉर्ड हो गया था। फेस पूरी तरह साफ तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि पुलिस अब उसकी पहचान निकालने वाली थी। साथ ही फुटेज में दिख रहे कपड़ों और क्राइम सीन पे जो कपड़े मिले थे, उनका मिलान भी होने लगा था। अब पुलिस लगभग यकीन कर चुकी थी कि दोनों फुटेज में दिखने वाला लड़का एक ही है। और सबसे बड़ी बात, क्राइम करने के बाद घर से कपड़े बदल कर निकला था। यानी ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था, उसने पहले से ही प्लानिंग करी हुई थी। लेकिन आखिर वो था कौन? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस एक ऐसे नाम तक पहुंची जिसने पूरे केस को और भी चौंकाने वाला बना दिया। क्योंकि वो कोई अनजान इंसान नहीं था, वो पहले इस घर में काम कर चुका था, और उसका नाम था राहुल मीना। 19 साल का राहुल मीना लगभग 8 महीने तक इसी घर में हाउस हेल्प के तौर पर काम कर चुका था, और लगभग 1.5 महीना पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। यानी उसे घर के कोने कोने का पता था, कौन किस रूम में रहता है, कौन कब घर पे रहता है, कौन कब घर से बाहर जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, उसे सब पता था। अब पुलिस के सामने नया सवाल था, अगर राहुल ही किलर है, तो वो 1.5 महीने बाद अचानक वापस दिल्ली क्यों आया, और उसने ऐसा क्यों किया? इन सवाल के जवाब राहुल के पास में छुपे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस को उसे पकड़ना था, और उस वक्त तक राहुल कहीं गायब हो चुका था। हालांकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो भागते वक्त कई ऐसे निशान
पीछे छोड़ चुका था, जिससे पुलिस सीधे उस तक पहुंचने वाली थी। राहुल की पहचान सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और लगभग 15 टीम्स अलग अलग जगह पर काम कर रही थी। लेकिन सबसे पहले पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स और फ़ोन एक्टिविटी चेक करना शुरू की, क्योंकि सीसीटीवी में राहुल फ़ोन पर बात करता हुआ दिखाई दिया था। इसका मतलब ये था कि किसी ना किसी के साथ उसका कॉन्टैक्ट ज़रूर था। इसी दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली। इस बार राहुल एक ऑटो में बैठता हुआ दिखाई दिया। फिर पुलिस ने उस रूट पर पूछताछ शुरू की और वही पुलिस की दूसरी टीम राहुल के फ़ोन की लास्ट लोकेशन निकालने में लगी हुई थी। और कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि राहुल की लास्ट लोकेशन पालम रेलवे स्टेशन की थी। इसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। अब पुलिस को लगा कि वो ट्रेन पकड़कर कहीं दिल्ली से बाहर चला गया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राहुल ने उसी सुबह गुरुग्राम में रहने वाले अपने कज़न त्रिलोक को भी कॉल किया था। बस फिर क्या था, एक टीम गुरुग्राम निकली और दूसरी टीम राहुल के गांव की तरफ और तीसरी टीम पालम रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जब पुलिस ने गुरुग्राम में उसके कज़न से पूछताछ की तो उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। त्रिलोक ने बताया कि राहुल ने सुबह कॉल करके उसे सिर्फ इतना कहा था कि मैंने कुछ कांड कर दिया है, अब शायद नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने किया क्या है। इधर पालम रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस पूछताछ कर रही थी और यहीं उन्हें एक ऑटो ड्राइवर मिला जिसने राहुल को पहचान लिया। उसने बताया कि वो राहुल को लेकर द्वारका गया था, लेकिन द्वारका कोई छोटी जगह नहीं थी। बहुत सारे होटल्स, हज़ारों लोग और राहुल को फ़ोन भी अभी तक बंद था। फिर अचानक केस में एक और बड़ा मोड़ आया। साइबर टीम को राहुल के फ़ोन की नई लोकेशन मिल गई। फ़ोन कुछ देर के लिए इंटरनेट से कनेक्ट हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फ़ोन एक होटल के वाईफाई से कनेक्ट हुआ था। बस फिर क्या था, लोकेशन मिलते ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। होटल को घेर लिया गया, कमरे की पहचान की गई और जब दरवाज़ा खोला गया तो राहुल अंदर आराम से खाना खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस के अकॉर्डिंग उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कुछ घंटों पहले इतना बड़ा क्राइम करके भागा था। लेकिन अरेस्ट के बाद जो कहानी सामने आई उसने केस को और भी ज़्यादा डरावना बना दिया, क्योंकि अब पुलिस को पता चलने वाला था कि आखिर राहुल ने ये सब क्यों किया और 41 मिनट के अंदर उसने शिखा के पैर के अंदर क्या क्या किया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, उसकी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू सामने आए जिसके बारे में शायद उसके आसपास के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था। पुलिस अब भी यही जानना चाहती थी कि राहुल ने ये सब क्यों करा, पैसों के लिए, बदली के लिए या कुछ और इन सब के लिए पुलिस ने राहुल की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करना शुरू करी और यहीं से राहुल के बारे में सब पता चलने वाला था। 19 साल का राहुल मीना राजस्थान के अलवर ज़िले के एक तिदोली गांव का रहने वाला था। 4 भाई बहनों में उसे सबसे इंटेलिजेंट माना जाता था। पढ़ाई में अच्छा था, 12th में अच्छे मार्क्स भी आए थे। गांव के लोगों के अकॉर्डिंग वो काफ़ी शांत लड़का था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑनलाइन गैम्बलिंग। स्टार्टिंग टाइम पास के लिए हुई थी, लेकिन फिर वो 3 पत्ती, ऑनलाइन बैटिंग और पैसों वाले गेम्स में बुरी तरह फंसता चला गया। पहले छोटे मोटे पैसे हारे, फिर बड़े, फिर उधार लेना शुरू किया और देखते देखते उस पर कर्ज बढ़ता चला गया। घर वालों को भी उसकी आदतों का अंदाज़ा हो चुका था। कई बार पैसों के लिए झगड़े हुए, लेकिन तब तक राहुल ऑनलाइन गैम्बलिंग में पूरी तरह फंस चुका था। उसके बाद राहुल दिल्ली आ गया और कुछ टाइम बाद उसे शिखा के घर काम मिल गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन पुरानी आदतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और धीरे धीरे शिकायतें आने लगी। घर के काम के लिए दिए जाने वाले पैसे गायब होने लगे, सामान खरीदने के बजाय उधार ले लेता और आसपास के लोगों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। और जब ये सब शिखा के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने राहुल को डांट लगाकर नौकरी से निकाल दिया और करीब 1.5 महीने पहले वो गांव वापस चला गया। लेकिन गांव जाकर भी वही ऑनलाइन गैम्बलिंग चलती रही। इसी बीच कुछ टाइम के लिए उसकी किस्मत ज़रूर चमकी। उसने ऑनलाइन गैम्बलिंग में लगभग 5 लाख रुपए जीते, लेकिन जितनी जल्दी पैसे आए उतनी जल्दी चले भी गए। और फिर शुरू हुआ कर्ज चुकाने का दबाव। दोस्त फ़ोन करके पैसे मांगते और बार बार बेइज्जती करते।
और इन्हीं पैसे मांगने वालों में एक नाम था रवि। वही रवि जिसके साथ राहुल 21 अप्रैल की रात शादी में गया था। और इसी दौरान राहुल के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया और फिर 21 अप्रैल की रात उसने पहला क्राइम किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पहले से भी खतरनाक था, क्योंकि अब उसके दिमाग में पैसों का इंतज़ाम करने का एक और तरीका आ चुका था। और वो तरीका था दिल्ली में शिका का घर। वो जगह जहाँ वो पहले काम कर चुका था और उसे घर की पूरी जानकारी थी। उसे घर की सिक्योरिटी के बारे में सब पता था और उसे ये भी पता था कि घर में एंट्री कैसे करनी है। अलवर से निकलने के लिए राहुल ने वाई को बुक करी और दिल्ली आने के लिए रात भर ट्रैवल किया और सुबह होने तक वो कैलाश हिल्स इलाके के आसपास था। राहुल ने जो गाड़ी बुक की थी उसके ड्राइवर को बोला कि मैं एड्रेस पूछ कर आता हूँ, और ये बोलकर गाड़ी से उतरकर वहाँ से बिना पैसे दिए गायब हो गया। और फिर करीब 6:30 बजे के आसपास वो अमर कॉलोनी में एंटर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में वो इलाके में घूमता हुआ दिखाई देता है। किसी को आसपास शक नहीं हुआ क्योंकि वो वहाँ पहले भी काम कर चुका था। राहुल को पता था कि घर में घुसने के लिए एक्सेस कार्ड कहाँ रखा जाता था, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो घर के अंदर एंटर हो गया। और करीब 6:39 पर राहुल स्टडी रूम में पहुंच चुका था। उस वक्त शिखा पढ़ाई कर रही थी और राहुल को देखकर शॉक हो गई। उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शुरुआत में राहुल ने बहाने बनाए, लेकिन कुछ देर बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग राहुल शिखा से पैसे मांग रहा था, और जब शिखा ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो राहुल ने शिखा से हाथापाई शुरू कर दी और फिर पास में पड़ी एक शार्प चीज़ से शिखा के सर पर मारा, जिससे शिखा बेहोश हो गई। फिर राहुल ने शिखा का रेप किया। रेप के बाद उसने चार्जर से शिखा का गला दबाकर उसे मार दिया। इसके बाद राहुल शिखा को घसीटते हुए नीचे लेके आया और लॉकर में शिखा का फिंगर लगाई। राहुल शिखा के फिंगरप्रिंट से लॉकर खोलना चाहता था, और जब लॉकर नहीं खुला तो उसने लॉकर को तोड़कर लॉकर में से करीब 2.5 लाख रुपए और गहने निकाल लिए। और जब राहुल घर से निकलने वाला था तो उसने अपने कपड़े देखे। कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तो राहुल शिखा के भाई के रूम में गया और वहाँ से कपड़े चेंज करे और बैग में पैसे और गहने डाले। राहुल को पता था कि शिखा का भाई आउट ऑफ इंडिया रहता है और उसके कपड़े कहाँ होते हैं, और ये सब करके राहुल घर से करीब 7:22 पे घर से बाहर निकला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर से निकलकर राहुल अपनी लोकेशन बदलता रहा। उसे लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन एक गलती ने पूरा खेल खत्म कर दिया, होटल के वाईफाई ने, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुआ। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके बिहेवियर को लेके जो बातें बताई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। वो शांत रहकर अपने बयान बदलता रहता। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बोला कि पैसों के लिए। उसके बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे। एक तरफ वो बोलता कि परिवार उसके साथ अच्छा था, और फिर उसने दूसरी तरफ परिवार के साथ ये सब किया। इस केस को देखकर ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि क्राइम कोई अनजान इंसान ही करे, बल्कि ऐसे इंसान भी करते हैं जिसे आप काफ़ी टाइम से जानते हो, और जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अभी ये केस कोर्ट में है और जल्द ही आई होप क्रिमिनल को उसके क्राइम के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, खतरनाक सज़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी का सच और भी खतरनाक होगा।